ओके, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि बहादुर शाह जफर जो है वो किस तरह से उसको मजबूर किया गया, वो नहीं चाहता था, अब उसने मान लिया, अब उसने मान लिया। सो द रिबेलियन स्प्रेड। अब ये रिबेलियन जो है, अब ये उसी जगह तक महदूद नहीं रहा जिस जगह तक ये अभी तक था। अब अगर आप देखेंगे आपके पेज नंबर 61 पर, आप अपनी बुक पर देख सकते हैं कि ये तकरीबन 36 के आसपास शहर जो हैं छोटे बड़े, उसमें जो बड़े शहर है वो व्हाइट में दिखेंगे आपको, और जो छोटे मोटे शहर है वो आपको ब्लैक में लिखे हुए दिखेंगे। इसमें सियालकोट से लेके जबलपुर तक तकरीबन 36 के करीब जो शहर हैं जहां पर हिंदुस्तान के इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ जो है आवाज बुलंद की गई। ये कोई छोटी मोटी रिबेलियन नहीं थी, पूरी बढ़ गई। इसमें बहुत सारे इलाके थे, और जो अहम इलाके, जो मेन मरकज थे, उसमें मेरठ था, उसमें दिल्ली था, उसमें बरेली था, लखनऊ था, फैजाबाद था, कानपुर था और झांसी थी। ये मेन शहर थे। इसके अलावा भी मैंने कहा 36 के आसपास शहरों में, हिंदुस्तान के 36 शहरों में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बगावतें हो गई। और इसमें जो इन शहरों का मैंने जिक्र किया, ये वो शहर थे जहां पर सबसे ज्यादा हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इट्स स्प्रेड ऑल ओवर। और यहां पर जब हम देखते हैं कि रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट इन्होंने म्यूटिनी कर दी, एक के बाद दूसरी रेजिमेंट अंग्रेजों के खिलाफ होती गई, और वो सारे के सारे ट्रूप्स जो हैं इनका, वो सारे के सारे इलाके इस लपेट में आ गए। एंड आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस आल्सो रोज अप। ये तो शहरों की बात है, अब तो गांवों में भी लोग, उनकी तो तफसील हमें नहीं, तफसील नहीं यहां लिखी हुई है हमारी इस बुक में, लेकिन गांव देहात में भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। जहां कहीं भी उनको लगा कि अंग्रेजों की सल्तनत का कोई भी रेमिनेंट है, उस पर हमला हो गया। और बहुत सारे पुराने लीडर्स जो है उनको मौका मिला, जमींदारों को मौका मिला, लोकल लीडर्स को मौका मिला कि वो अंग्रेजों के खिलाफ आलम बगावत खड़ा करें। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नाना साहब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव, जिसकी हमने अभी पहले जिक्र की थी, वो जो है पेशवा बाजीराव का जो अडॉप्टेड सन था, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. उसने हमला कर दिया और वहां पर जो ब्रिटिश गैरिजन था वहां से अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया। He proclaimed himself पेशवा, और अपने आप को पेशवा नामजद कर दिया। He declared that he was a governor under Mughal emperor, और उसने कहा कि मैं गवर्नर था मुगल हुकूमत के अंडर। क्योंकि अब सब रैलिंग पॉइंट जो बन गया वो कौन था? वो बन गया मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। और इसके बाद इन लखनऊ बिरजिश कदर, द सन ऑफ द डिस्पोज्ड नवाब वाजिद अली शाह, वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। अब जो लखनऊ में जो नवाब जो वाजिद अली था, उसका बेटा जो वहां पर बिरजिश कदर जो था, उसको नवाब मानने से इनकार कर रही थी कंपनी, तो उसने अपने आप को नवाब डिक्लेयर कर दिया। He too acknowledged the suzerainty of बहादुर शाह जफर, और उसने भी कहा कि मैं भी बहादुर शाह जफर के अंडर काम करूंगा। यानी सारे लोग मुतहद होने लगे। And his mother बेगम हजरत महल took an active part in organizing the uprising against the British, और उसकी मां जो थी बेगम हजरत महल जो थी, उसने इन इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ जो है सिपाहियों को उनको लीड किया। और उसके बाद झांसी की रानी के बारे में आप तो जानते हैं, और इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं इंडिया में। एंड इन झांसी रानी लक्ष्मी बाई उसका पूरा नाम था, जॉइनड द रिपेल स्पाइस एंड फॉट द ब्रिटिश अलोंग विद तांतिया टोप, जो उसका जनरल था, तांतिया टोप जो उसका जनरल था स्टेट। और इसके अलावा भी एक और शख्सियत जो थी, अवंती बाई जो थी, अवंती बाई लोधी, इसने भी एक आर्मी ले ली और उसने अपने इलाके से अंग्रेजों को खदेड़ा। द ब्रिटिश वायर ग्रेटली आउटनंबर्ड। अब मसला यह था, हर तरफ से जो सिपाही थे ये हिंदुस्तानियों के थे, अंग्रेज बहुत कम थे। दे वर आउटनंबर्ड, उनके पास उतनी सिपाहियों की तादाद, क्योंकि सिपाही बागी हो गए थे। अब अपने सिपाहियों की तादाद उनकी बहुत कम थी, क्योंकि वो अंग्रेज यहां जो है आम तौर पर बाकी काम करते थे, वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, सिपाही हमारे ही लोग थे, तो अब उनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं थे। दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड। इससे तो लोगों को पूरा शक हो गया कि ब्रिटिश का खात्मा हो गया, अंग्रेज तो अब यहां फिर से जो है
वो अपने इक़्तिदार को फिर से संभाल नहीं सकते थे। और वो इस कॉन्फिडेंस उनको, रिबेलियन को ये कॉन्फिडेंस आई कि हमने जंग जो है वो जीत ली है। अवध में भी बहुत जबरदस्त तगड़ा जिसको हम कहते हैं कि वहां पर भी रिबेलियन हुआ। ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाइंड ए टेलीग्राम सेट टू लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश। और हमें ये उस चिट्ठी से पता चलता है जो उसने टेलीग्राम, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर को टेलीग्राम भेजी और उसमें उसने कहा कि हम मर रहे हैं, हर जगह हमारा जो है सिपाही पीछा कर रहे हैं और हमारे लोगों को दे आर काउड डाउन, और हर जगह हमारा जो है हाल बुरा है। उसने लिखा, उसने तस्दीक किया कि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। ये इससे हमें पता चलता है। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस। और उसने लिखा हर गांव हमारे खिलाफ हो गया है, जमींदार हमारे खिलाफ हो गए हैं, तालुकदार हमारे खिलाफ, राजा महाराजा पुराने हमारे खिलाफ हो गए, नवाब हमारे खिलाफ हो गए, जो भी है हमारे खिलाफ जा रहा है। ये उसने लेटर में लिखा। सो मेनी की भी काफी कंट्रीब्यूशन इसमें रही है। और अगर आप इनकी तारीख में इनकी फहरिस्त देखेंगे तो बहुत सारा, क्योंकि बाद में अंग्रेज, आप देखेंगे अंग्रेजों ने जीना हराम कर दिया मुसलमानों का, क्योंकि इसमें मुसलमानों ने ज्यादा हिस्सा लिया था। 1857 की लड़ाई में सबसे ज्यादा किन्होंने, और मौलवी ने ज्यादा हिस्सा लिया था। और यहां पर एक साहब थे, उन्होंने गाजियों की एक बहुत बड़ी लश्कर जो है वो जमा की एंड, और उसने ये भी कहा कि पेशन गोई कर दी कि यहां से अंग्रेज जाने वाले। वो पेशन गोई तो 100 साल बाद कंप्लीट हो गई, लेकिन उसने उसी वक्त पेशन गोई कर दी थी कि इनका जो है यहां से जनाजा उड़ जाए। केम टू दिल्ली। और इसके अलावा बखत खान जो एक जनरल था, ये भी निकल पड़ा और उसने बहुत सारी आर्मी जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना कर दी। ही बिकेम ए की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। और ये बहुत बड़ा लीडर बना, पावरफुल लीडर माना जाता था उस वक्त इस मूवमेंट में, इस मिलिट्री का। एंड इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कन्वर सिंह, और ये जमींदार था, कन्वर सिंह जमींदार था बिहार का, वो निकल पड़ा, उसने फौज जमा की, जॉइनेड द रिबेल सिपाहीज एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मेनी मंथ्स। बहुत काफी महीनों तक उसने भी लड़ा। एंड लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइनेड द फाइट। हर तरफ से लोग आ रहे हैं और अंग्रेजों की हुकूमत का इनकार कर रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन अंग्रेज चुप होने वाला नहीं है। द कंपनी फाइट इज बैक। उसने इसके खिलाफ अपने तरफ से जो कार्रवाइयां की, उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि ये अपहेवल जो है ये लार्ज स्केल है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सो दे डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद अ हैवी हैंड। उन्होंने कहा कि अब हम इसके साथ बहुत जबरदस्त तरीके से इसको, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीइंफोर्समेंट इंग्लैंड से मंगवाई, फौज मंगवाई वहां से, और पास्ड न्यू लॉज सो दैट द रिबेल्स कुड बी कन्विक्टेड विद केसेस। और उन्होंने नए कवानीन यहां मुतारफ करवाए, और जिसने भी बगावत की उसकी सजा क्या होगी ये मुतय्यन कर दिया पहले से ही। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड, और उन्होंने दिल्ली को वापस ले लिया इन सितंबर 1857। सिर्फ सितंबर के महीने में उन्होंने वापस लिया इसको। और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने अनऑर्गेनाइज्ड थे। यानी चंद महीनों के फौरन बाद उन्होंने दिल्ली को वापस अपने कब्जे में। द मुगल एम्परर, आप जो बहादुर शाह जफर, जो लोहड़ी दस्तार हमारा था, उसका क्या हुआ, उसको जब पकड़ा गया, ही वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट। उसको कहा गया कि अब आप जो है हमेशा हमेशा के लिए आप जेल में ही रहेंगे। एंड ही एंड हिज वाइफ, जो बेगम हजरत महल जो थी, नहीं सॉरी जीनत महल उसका नाम था, मेरे दिमाग में हजरत महल आ गई। हजरत महल तो वो रिबेल लेडी थी। तो यहां पर जीनत महल जो थथी उसको रंगून भेजा, इसको काला पानी की जेल कहते थे, बर्मा भेजा गया इसको। तो वहां पर ये जेल में ही 1862 में मर गया। कौन? बहादुर शाह जफर। तो खेल खत्म। जो जिसके गिर्द ये सारी तहरीक घूम रही थी उसका तो पहले से ही कला कमा कर दिया। किन्होंने? अंग्रेज। इनको पता था चोट कहां करनी है। अंग्रेज जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये पहले से ही तय करके आए थे हमें सबसे पहले चोट कहां करनी है। और बाद वाले बाकी जो इलाके हैं इनको इन्होंने रहने दिया। सबसे पहला वार इन्होंने कहां किया? जो मेन पॉइंट, फोकल पॉइंट था वो दिल्ली था, तो इन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड आउट। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि अब तो रिबेलियन तो टोटली खत्म हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पीपल कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल। उन्होंने बिल्कुल, ब्रिटिश जो है उनको 2 साल लगे फाइट करने के लिए। कितने साल?
2 साल लगे इस पॉपुलर रिवोल्ट को, रिबिलियन को खत्म करने के लिए उनको 2 साल लगे। और लखनऊ जो है वो मार्च 1858 में, मार्च 1858 में, 1857 में लड़ाई, मार्च 1858 में लखनऊ जो है वो वापस लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई जो है उसको डिफीट हो गई जून 1858 में। और इसके बाद जो है सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई, अवंतीबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी चूज टू एम्ब्रेस डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश। उसने बेचारी ने खुदकशी कर दी क्योंकि उसको लगा कि अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। पूरी की पूरी जो ब्रिटिश फौज थी उसको घेरे में ले गई, तो उसने अपना जो है काम तमाम कर दिया। तांते टोप एस्केप टू द जंगल्स, तांते टोप जो था वो जंगलों में भाग गया और उसके बाद जो है लड़ता रहा। और उसका सपोर्ट जो है वहां के गुरेला वार उसने शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ। उसमें उसको ट्राइबल्स और पीजेंट लीडर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उसको पकड़ा गया एंड ही वाज ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। 1859 में उसका भी खात्मा हो गया। जस्ट एज ठंडी भी पड़ने लगी, क्योंकि अक्सर बेशतर होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड चीजें होती है वो कामयाब नहीं होती है। टिमचन कामयाब कैसे किए? सो द ब्रिटिश रिबेल का कला कमा तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसे भी इकदाम किए कि लोग जो है हमारे वफादार रहे, वो फिर से हमें हमारे साथ वफादारी करी। दे अनाउंस्ड रिवार्ड्स फॉर लॉयल लैंडलॉर्ड्स, खासकर जिन्होंने आवाज नहीं उठाई थी उन लैंडलॉर्ड्स के लिए उन्होंने इनामात दिए, उनमें इनामात तकसीम किए। और जो उनको पुराने जो राइट्स उनके लैंड पर थे वो वापस दे दिए। बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लेकर वो आए और ऐसे जागीरदारों से ये कहा गया, लैंडलॉर्ड से ये कहा गया कि अगर आपने लड़ा भी हमारे खिलाफ लेकिन आपने किसी अंग्रेज को मारा नहीं है, आपने किसी अंग्रेज को, और आप हमारी बात आप मानेंगे, हमारे साथ वफादारी करेंगे, तो आपको भी हम बख्शेंगे। यानी थोड़े से रिलैक्स उन्होंने कर दिया लोगों को, क्योंकि सबको तो मार नहीं सकते थे, उनको लोग भी चाहिए थे जिन पर हुक्मरानी करे। हुक्मरानी किन पर होती है? लोगों पर। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? और नेवरदलेस के बावजूद उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ जो है मुजाहिरा किया, इनको छोड़ा, इनके साथ नरमी की, लेकिन ज्यादातर लोगों को, जिन लोगों के खिलाफ उनको पूरी पक्की रिपोर्ट्स थी कि इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा जो है हाथ कर लिया है, तो उनको उन्होंने ट्राई किया, उनको कोर्ट्स में उन पर केस चलाए और उनको फांसी दे दी गई, उनको। अब उसके बाद क्या हुआ? अब जो आफ्टर मैथ है इसमें उन्होंने 6 बड़ी चीजें कर दी। अंग्रेजों ने क्या की? 6 बड़ी चीजें। ब्रिटिश गेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। 1859 में पूरी की पूरी, जो 1859 जब खत्म हुआ तो पूरे के पूरे इंडिया में फिर से कंट्रोल किनका था? ब्रिटिश का कंट्रोल था। अब उनको उनकी जो पुरानी पॉलिसीज थी उन्होंने उन पर नजरसानी कर दी और उन्होंने कुछ एक अहम चीजें कर दी। पहला उसमें यह था, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफॉर्मड द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। डायरेक्ट इसको अब डायरेक्ट कंट्रोल में, ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में लाया गया। यानी जो वहां पर क्वीन थी अब वही हमारी भी क्वीन मानी गई। अब यहां कंपनी का कंट्रोल नहीं रहा। उसके बाद यहां इट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, और ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर जो है वो बना दिया गया सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए उसकी सारी जिम्मेदारी इंडिया में रखी गई और उसको फिर रिपोर्ट देना पड़ता था किसके पास? बादशाह के पास या क्वीन के पास। और उसको एक काउंसिल दिया गया जो उसको एडवाइस करता था, हाथ बटाता था, उसको इंडिया काउंसिल कहते थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। अब पहले कंपनी में गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वाइसरॉय बनाया गया। यानी रॉयल्टी का जो वाइस यहां होगा, जो ब्रिटिश क्राउन का यहां वाइस होगा, उसको वाइसरॉय कहा गया। यानी अब ये डायरेक्ट हुकूमत में आ गई। इससे भी पता चलता है कि इंडिया की हुकूमत अब डायरेक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी। तो दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, यानी जो वहां बादशाह या वहां क्वीन जो थी उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था वाइसरॉय यहां पर। इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि अब अंग्रेजों ने डायरेक्ट इसको कंट्रोल किया और रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हम अब खुद करेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें हाथ नहीं रहेगा, वो अपना कारोबार करेंगे
और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट हाथों में रहेगी। नंबर 2 जो दूसरा काम किया, और रूलिंग चीफ्स भी बहुत सारी स्टेट्स छोटी मोटी थी जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, उनको एश्योर किया गया कि अब आपकी जमीनें हम नहीं छीनेंगे, ताकि वो चुप करके बैठे। बात समझ रहे हैं? यानी ये फायदा हुआ इसका। और दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर heirs, और उनको यह कहा गया कि आप अपने बच्चों को बादशाह बना सकते हैं। हम वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस वगैरह वो जो पहले किया था वो सारा खत्म, वो सारी बातें, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन्स, क्योंकि ये अडॉप्टेड सन वाला मामला भी इसमें काफी ज्यादा फंस गया था। जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई का देखते हैं, झांसी की रानी की बात जब हम करते हैं, कहा गया कि आप जो है अपनी सारी की सारी लॉयल्टी जो है ब्रिटिश क्वीन को दे देंगे और उसको अपना, जिसको हम कहते हैं शहंशाह, उसी को मानेंगे, शहंशाह उसी को मानेंगे। Thus the Indian rulers were told to their kingdoms to as subordinates of the British Queen, और इस तरह से इनको सबॉर्डिनेट किंगडम बनाया गया। यानी ये इनका किंगडम अपना है, लेकिन इनको तस्लीम करना है पैरामाउंटेसी किसकी? ब्रिटिश क्वीन की या ब्रिटिश क्राउन की। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, इट वाज डिसाइडेड कि अगर हमारे पास अपना फौज नहीं होगा, व्हाइट फोर्सेस हमारे पास नहीं होंगे, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने यहां के लोगों को कम और यूरोप से लाए हुए लोगों को ज्यादा मिलिट्री में दाखिल कर दिया। और ये भी पता चल गया कि कौन लोग, किन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की और कौन लोग हमारे साथ जो है इस जमाने में भी हमारे साथ लॉयल रहे। क्योंकि जो भी गोरखास, जो भी सिख्स और जो भी पठान अंग्रेजों की हुकूमत के उस वक्त भी उन्होंने गद्दारी नहीं की। वो नहीं, ना पठान, मुसलमानों में पठान थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुए। सिख रेजिमेंट भी नहीं हुआ, गोरखा का रेजिमेंट भी नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि इनका ज्यादा ले लेंगे, बिहार से नहीं, अवध से नहीं, सेंट्रल इंडिया से नहीं, कहीं से नहीं, बल्कि इन लोगों को हम भर्ती ज्यादा करेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट जो उन्होंने किया, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज कन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल। ज्यादातर मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़प कर लिया, उसको कन्फिस्केट किया गया। ये मैंने आपको पहले अभी बताया था, क्योंकि वो समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे कि they were badly treated, और उनके साथ बहुत बुरा, they were seen with suspicion and hostility, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, क्योंकि उनको शक की नजरों से देखा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश समझते थे क्योंकि यही जिम्मेदार है असल रिबेलियन के, बाकी किसी ने हमारा डैमेज नहीं किया, ये मुसलमानों ने कर दिया। ये अंग्रेजों को बिल्कुल क्लियर था। और पांचवा पॉइंट, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू, आपने देखा कि उन्होंने विडोरे मैरिज, सती वगैरह में इंटरफियर किया, तो उन्होंने अब कहा कि हमें इसके साथ कुछ नहीं है, जो जैसा आप कर रहे हैं वैसा करो। आपके मजहब में हम कोई भी, आपका जो भी पैदाइशी तौर पर या जो रिवायती तौर पर जो भी यहां कर रहे हैं, हम उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। उसके बाद छठा जो पॉलिसी का उसूल था, पॉलिसीज वेर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। और जमींदारों को भी और लैंडलॉर्डों को भी सिक्योरिटी दे दी गई कि वो अपनी जमीनों की हिफाजत करे। और इस तरह से एक हिस्ट्री का एक पूरा फेज जो है ये खत्म हो गया, और अब नया, एक तरह से नया हिंदुस्तान में नया राज कायम हो गया अंग्रेजों का, और जो डायरेक्ट कंट्रोल था अब उसके बाद मैंने कहा कि फिर हमें और 90 साल इंतजार करना पड़ा, किसके लिए? आजादी के लिए। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स जो है, जो इसमें साइडों में है, उस पर हम ऑफ द स्क्रीन इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये चैप्टर हो गया, और इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कल करेंगे।